सब ख़वातीन हज़रात का बहुत बहुत शुक्रिया बैठने का और ये सुनने का। मैं प्रॉपटेक की पूरी इंतज़ामिया को मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम आई एम हियर एंड दो चीज़ें मैंने आज देखी, आई एम रियली इम्प्रेस्ड। द पीपल आर टॉकिंग अबाउट टेक्नोलॉजी, पीपल आर टॉकिंग अबाउट डिजिटलाइजेशन, पीपल आर मेकिंग श्योर अबाउट द थिंग्स कि जी इस IT को किस तरह से लाना है। एंड आई हैव गॉट सम स्लाइड्स अबाउट द सिक्योरिटी थिंग्स ऑल्सो, वेरी गुड थिंग्स एंड दीज थिंग्स नीड्स टू बी हैपन। क्यों होना है इसके बारे में ही हम आज बात करेंगे इंशाल्लाह। और इस टेक्नोलॉजी को हमने अपनी ज़िंदगियों के अंदर, अपने कारोबार के अंदर विद रेफरेंस टू रियल स्टेट किस तरह से लाना है, किस जिम्मेदारी के साथ लाना है, ये हम आज बात करेंगे। मेरा नाम आपको सबको बताया मोहम्मद अर्शी वसीक है। मैं इस IT इंडस्ट्री से 15, 20, 25 साल से वाकिफ़ हूँ और मेरा असल काम जो है वो AI और साइबर सिक्योरिटी के ऊपर एडवाइज़री एंड कंसल्टेंसी देना है। मैं आजकल ज़्यादातर जो काम कर रहा हूँ लोकल एंड प्राइवेट सेक्टर्स के ऊपर कि जी AI को किस तरह से इस्तेमाल करना है और किस तरीके से उसकी सिक्योरिटी को एम्बेड करना है। जब आप नई चीज़ लेकर आते हैं तो उसके थ्रेट्स भी बहुत सारे होते हैं। तो आई बी टॉकिंग अबाउट दैट थिंग। मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा क्योंकि मुझे समंदर को कूजे में बंद करने को कहा गया है, विच इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट टास्क। तो आई जस्ट स्टार्ट दिस प्रेजेंटेशन स्ट्रेट अवे। माई टॉपिक इस आपके सामने मौजूद है। मैं आपका ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। मुझे टॉपिक दिया गया है टोकनाइजेशन और उसके बारे में बात करने थे। ये वर्ल्ड बैंक की मैं एक रिपोर्ट आपको दिखा रहा हूँ कि जो मैंने फिगर जो लिखी हुई है 21.34 बिलियन डॉलर्स इज़ द स्टेट मार्केट वर्ल्ड वाइड। से पाकिस्तान का क्या हिस्सा है, किस तरह से पाकिस्तान अपना हिस्सा डाल सकता है, विद रेफरेंस टू सिर्फ हिस्सा नहीं डालना, हमने उसको AI को किस तरह इस्तेमाल करना है और साइबर सिक्योरिटी को इसका पार्ट कैसे बनाना है, हम इसके बारे में बात करेंगे। मैं अभी थोड़ी सी देर आपकी तवज्जो चाहूँगा। 6 मिनट की एक वीडियो है जिसमें कन्वर्सेशन है। आई वॉन्ट यू टू लिसन, इस इन उर्दू और ये AI जनरेटेड है। मकसद दिखाने का ये है कि भाई हमने AI की मदद से अपने काम को आसान किस तरह से बना सकते हैं। इन टूल्स के ज़रिए जो काम हमें 6 दिन में करने थे, हम 6 मिनट में या 6 घंटे में किस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ें हैं। सबसे पहले मैं वीडियो दिखाना चाह रहा हूँ, उसके बाद देन आई विल बी कंसंट्रेटिंग ऑन दी AI एंड साइबर सिक्योरिटी और इसके साथ साथ रिस्क एपेटाइट के ऊपर मैं बात करूँगा। की बुनियादें ही हिल जाएं। जो ईंटें और गारा हम देखते हैं वो अब एक डिजिटल कोड में तब्दील हो रहे हैं। और ये कोई साइंस फिक्शन फिल्म नहीं है। 2026 वो साल है जब ये इनकलाब एक हकीकत बनने जा रहा है। फ़र्क इतना बड़ा है कि यकीन करना मुश्किल है। एक तरफ 6 महीनों का लंबा थका देने वाला इंतज़ार और दूसरी तरफ सिर्फ एक क्लिक पर 60 सेकंड से भी कम में सौदा। ये सिर्फ रफ्तार का फ़र्क नहीं है, ये तो पूरे सिस्टम को बदल देने वाली बात है। तो आज हम इस पूरी तब्दीली की कहानी को 5 हिस्सों में समझेंगे। हम देखेंगे कि पुराने सिस्टम में क्या खराबियां थीं, फिर 2026 में आने वाले बड़े मोड़ को जानेंगे, नई टेक्नोलॉजी को समझेंगे, डिजिटल सिक्योरिटी की बात करेंगे और आखिर में देखेंगे कि मुस्तकबिल कैसा नज़र आता है। तो आइए सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर इस बड़ी तब्दीली की ज़रूरत पड़ी ही क्यों। वो कौन सी मुश्किलात थीं जिन्हें हल करना इतना ज़रूरी हो गया था। पाकिस्तान के रिवायती रियल एस्टेट में जो सबसे बड़ा मसला है ना, वो है एतमाद का खिला। पैसा महीनों, कभी कभी तो सालों तक फंस जाता है। हर कदम पर छुपे हुए अखराजात और कमीशन मुनाफे को कम कर देते हैं और इसी डर की वजह से बहुत से लोग इस मार्केट में आने से कतराते हैं। तो फिर 2026 में ऐसा क्या होने जा रहा है जो सब कुछ बदल देगा? जवाब बहुत सीधा है, हुकूमत की तरफ से एक बहुत बड़ा और फैसलाकुन कदम। मुल्कियत का पूरा कॉन्सेप्ट ही बदल रहा है। हम पुरानी फ़ाइलों और दस्ती रजिस्ट्रियों के दौर से निकलकर एक ऐसे मुस्तकबिल में जा रहे हैं जहां हर चीज़ डिजिटल, ऑटोमेटेड और बिल्कुल शफाफ होगी। ये सफ़र है डिजिटल रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट्स यानी RIETS की तरफ। और इस तब्दीली को हकीकत कौन बना रहा है? पाकिस्तान का मालियाती निगरानी इदारा सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान यानी SECB। इनकी इस्लाहात का सीधा सीधा मतलब है कि अब प्रोजेक्ट्स जल्दी मार्केट में आएंगे, कागजी कार्रवाई कम होगी और सबसे अहम बात, प्रॉपर्टी की कीमत बिल्कुल शफाफ और आलमी मेयार के मुताबिक होगी, जिससे धोखाधड़ी का इम्कान तकरीबन ख़त्म हो जाएगा। अच्छा, ये तो हो गई बात कि क्या हो रहा है। अब सवाल ये है कि ये सब होगा कैसे।
आइए इस जादू के पीछे की टेक्नोलॉजी को समझते हैं जो इस पूरे इनकलाब को मुमकिन बना रही है। इस सारे इनकलाब के मरकज़ में एक ही लफ्ज़ है, टोकनाइजेशन। आसान लफ्ज़ों में समझें तो ये एक बहुत बड़े प्लाजे को लाखों करोड़ों छोटे छोटे डिजिटल हिस्सों में बांटने जैसा है। हर हिस्सा यानी टोकन उस प्लाजा में हकीकी मिल्कियत का एक कानूनी सबूत है। यहाँ देखें कैसे एक पूरी की पूरी इमारत डिजिटल टोकन्स में तब्दील हो रही है। इसका मतलब ये है कि अब कोई भी, चाहे उसके पास सरमाया कम ही क्यों ना हो, मुल्क के बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में हिस्सादार बन सकता है। तो असल बात ये है, अब प्रॉपर्टी सिर्फ एक जगह खड़ी इमारत नहीं रही, बल्कि एक ऐसी चीज़ बन गई है जिसे आप स्टॉक की तरह फ़ौरन ख़रीद या बेच सकते हैं, यानी फौरी कैश में तब्दील कर सकते हैं। और फिर आता है इस कहानी का असल हीरो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसे हम कह सकते हैं हमारा डिजिटल पटवारी। अब कीमत का फैसला किसी की मर्जी या अफवाहों पर नहीं होगा, बल्कि एआई सैटेलाइट डेटा की बुनियाद पर सिर्फ 2 मिनट में तकरीबन 95% दुरुस्त कीमत बता देगा, वो भी बगैर किसी जानिबदारी के। और एआई का काम सिर्फ कीमतें बताना नहीं है, ये इमारतों का इंतज़ाम भी खुद ब खुद संभाल सकता है। मतलब एआई एजेंट्स किराए के मुआहदे भी खुद करेंगे और मरम्मत के लिए लोगों को भी खुद ही भेजेंगे। इमारतें खुद अपना ख्याल रखेंगी। और इस सब का फ़ायदा किसे होगा? सीधा सीधा सरमायाकार को। एआई की वजह से प्रॉपर्टी चलाने के खर्चे 20% तक कम हो जाते हैं, जिसका मतलब है सरमायाकार के लिए ज़्यादा मुनाफा। अब आता है सबसे अहम सवाल, क्या ये नया डिजिटल सिस्टम महफूज भी है? जी बिल्कुल। हुकूमत इस बात को यकीनी बना रही है कि हर प्लेटफॉर्म एक डिजिटल किले की तरह महफूज हो। इसके लिए पाकिस्तान सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स लाजमी करार दिए गए हैं, जो दुनिया के बेहतरीन सिक्योरिटी मयारात के बराबर हैं। यहाँ सोच में एक बुनियादी तब्दीली आ रही है। अब एक रियल एस्टेट प्लेटफॉर्म को पहले एक साइबर सिक्योरिटी कंपनी बनना होगा और बाद में एक प्रॉपर्टी कंपनी। यानी डिजिटल सिक्योरिटी उतनी ही अहम है जितनी इमारत की अपनी बुनियादें। और एतमाद बनाने के लिए एक और ज़बरदस्त चीज़ देखें, अब स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स यानी खुदकार डिजिटल मुआहदे मुनाफे से टैक्स काट कर खुद ही एफपीआर को जमा करवा देंगे। ख़ास तौर पे जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, उनके लिए टैक्स फाइलिंग का सबसे बड़ा सरदर्दी ख़त्म। तो ये सब मिलकर पाकिस्तान के लिए क्या मायने रखता है? चलें अब ज़रा बड़ी तस्वीर देखते हैं और मुस्तकबिल पर नज़र डालते हैं। ये कोई छोटा मौका नहीं है। 2026 के शुरू में ही डिजिटल असासों की आलमी मार्केट 21 अरब डॉलर से ज़्यादा की हो चुकी थी। पाकिस्तान अब इस तेज़ी से बढ़ती हुई आलमी दौड़ में शामिल हो रहा है। और हाँ, ये सब कुछ एक दिन में नहीं हो जाएगा, इसके लिए एक पूरा मंसूबा है। 2026 में बड़े प्रोजेक्ट से शुरुआत होगी, फिर आहिस्ता आहिस्ता उसे आम रिहायशी मंसूबों तक लाया जाएगा और 2030 तक का हदफ एक मुकम्मल डिजिटल रियल एस्टेट स्टॉक एक्सचेंज कायम करना है। तो आखिरी मकसद क्या है? एक ऐसा पाकिस्तान जहाँ की रियल एस्टेट मार्केट पूरी दुनिया के लिए खुली हो, काबिल एतमाद हो और जहाँ लंदन में बैठा कोई शख्स कराची के किसी टावर में हिस्सा उतनी ही आसानी से खरीद सके जैसे कोई स्टॉक खरीदता है। तो आखिर में ये सवाल सोचने के लिए है कि जब पूरी दुनिया में सरमाया बिजली की रफ्तार से हरकत कर रहा है, तो क्या अपने असासों को पुराने सुस्त निज़ाम में फंसा कर रखना कोई समझदारी की बात है? जी थैंक यू वेरी मच सर। आई होप कुछ चीज़ें मैंने इसमें बहुत क्लियर करी हैं, आपकी समझ में आई होंगी और इंशाल्लाह उसके बाद विल बी हैव अ सेक्शन। मैं क्विकली जस्ट गोइंग थ्रू माय थिंग्स। ये स्लाइड्स हम पे आ रहे हैं। रियलिटी ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। मैं सिर्फ फोकस अभी जो मैंने आपसे कहा था क्योंकि टाइम शॉर्ट है तो मैं एआई के ऊपर और साइबर सिक्योरिटी के ऊपर आऊँगा। हमारी ट्रेडिशनल प्रॉपर्टी एवरीवन नोज़, और हमें अब किस तरफ जाना है? टोकनाइजेशन की तरफ जाना है। इसकी सिंपल सी मिसाल है, एवरीवन नोज़, मैंने एक एवरेज लगाया है कि 180 दिन किसी भी फाइल ट्रांसफ़र और चीज़ें करने में लगता है। मैं कराची के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ, जिस एक्सपीरियंस से मैं गुजरा हूँ मैं उसकी बात कर रहा हूँ। बट टोकनाइजेशन वाज लेस देन 60 सेकंड्स, माई ट्रेड कैन बी एग्जीक्यूशन। बट इस टोकनाइजेशन को लाने के लिए, डिजिटलाइजेशन को लाने के लिए, चीज़ों को इम्प्रूव करने के लिए मुझे क्या करना है? इमारत बना ली, ईंटों की जगह मैंने पत्थर लगा लिए, लेकिन उसकी फिर हिफाजत कैसे करना है, हम उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे बड़ा फ़ायदा जो मुझे टोकनाइजेशन का है, अगर ये ऑटोमेटेड सिस्टम है, कि मैं 24/7 अवेलेबल हूँ।
अगर मुझे वैसे करना है तो मेरे पास कोई ना कोई इंसान बैठा हो। यहाँ पे मैंने क्या करा, इंसानों का काम आसान कर दिया, लेकिन हमने इंसानों का काम ख़त्म नहीं करना है। ये मैं आगे की स्लाइड में मज़ीद डिस्कस करूँगा कि इंसानों का काम बहरहाल मौजूद रहेगा। हाँ, 4 इंसान जो काम कर रहे थे उसकी जगह 1 इंसान काम करेगा, ये ज़रूर होएगा, लेकिन इंसान का काम ख़त्म नहीं होगा। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। पुराना क्या था हमारा, प्राइवेट सेक्टर एक्सपेरिमेंट्स, REITs प्रोवाइडेड, SECP के अपने लॉज थे, प्रोविंशियल लॉज अलग हैं, गवर्नमेंट के लॉज अलग हैं। लेकिन अब हम जब 2026 में आ रहे हैं तो 5 या 6 जनवरी को SECP ने टोकनाइजेशन के ऊपर एक नया फ्रेमवर्क इंट्रोड्यूस करवाया है, जो आपकी सारी टोकनाइजेशन के ऊपर ऑनलाइन करने के लिए है, और FBR भी इसके साथ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स के ऊपर काम कर रहा है। इट्स अ रोड मैप विच आई हैव बीन हर्डिंग ऑफ, लेकिन उसके साथ साथ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इसको रेगुलराइज किस तरह से कर रही है वो भी हम आगे की स्लाइड्स में बात करेंगे। टोकनाइजेशन, मनी इन मोशन, आई डोंट थिंक सो मुझे इसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है। डू एनीवन नीड टू मी टू एक्सप्लेन दिस थिंग? और ये मेरे ख्याल से आप लोग सब इंडस्ट्री के लोग हैं, एवरीवन नोज अबाउट व्हाट द टोकनाइजेशन इज ऑल अबाउट। एम आई राइट सर? अब मैंने AI को कहा है भाई डिजिटल पटवारी का रिप्लेसमेंट है। पहले क्या होता था हमारे ज़माने में, मुझे अच्छी तरह से याद है, एक फ़ाइल के लिए कभी इसके पास जाओ, कभी इसके पास जाओ, 4 लोगों को लेकर आओ, वो 4 गवाह बैठेंगे, फिर वो फिंगरप्रिंट होगा। अब जो फिंगरप्रिंट होना, पहले तो ये भी नहीं होता था। तो एक ने जमा करने के लिए, एक प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करने के लिए, ख़रीदने के लिए मुझे 4 आदमी जमा करने हैं, और उसी में मुझे 1 हफ़्ता लग जाता था कि सबको मैं एक साथ कोऑर्डिनेट किस तरह से करूँ। और दूसरी, मुझे अगर कोई प्रॉपर्टी ख़रीदनी है तो मैं, जो एजेंट बैठा हुआ है, जो भी बैठा हुआ है, मैं पहले अपने किसी रेफरेंस से पता करता था भाई इसकी वैल्यू क्या है। उसने मुझे एक वैल्यू बताई, लेकिन मुझे पीछे से क्या करना है, उस रेफरेंस को चेक करना है, क्योंकि मुझे उसके ऊपर इत्मीनान नहीं है। हमारे पाकिस्तान में सबसे बड़ी चीज़ जो मेरी नज़र में है इज़ द ट्रांसपेरेंसी एंड द ट्रस्ट विच आई एम टॉकिंग अबाउट। ये ट्रस्ट और ट्रांसपेरेंसी कब कैसे आएगी, ये बात हम कर रहे हैं डिजिटलाइजेशन की, जिसका टोकनाइजेशन एक पॉइंट है। अच्छा जी, मैंने अभी पंजाब के लोग बैठे हुए थे एंड आई हैव स्टडीड अबाउट द थिंग्स। आई हैव गॉट 2 दिन मुझे टाइम दिया गया था। देयर आर सो मैनी प्रोजेक्ट्स में सेटेलाइट इमेजरीज इस्तेमाल हो रही हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानी बैठे हुए हैं एंड मेनी ऑफ यू पीपल AI के अलावा आप लोग IT भी इस्तेमाल कर रहे हैं, आप वर्चुअल रियलिटी भी इस्तेमाल कर रहे होंगे, और भी बहुत सारी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहे होंगे टू शो देम द थिंग्स कि जी वो वहाँ बैठे बैठे पूरी हाउसिंग को कैमरे के थ्रू, अभी लोगों ने कहा ज़ूम पे भी बात कर रहे हैं या एजेंट के ऊपर भी बात कर रहे हैं, सारी चीज़ें कर रहे हैं। दीज आर ऑल द पार्ट्स ऑफ द टेक्नोलॉजी। लेकिन इस टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल हो रहा है कि नहीं हो रहा? AI पे जो चीज़ें आ रही हैं वो सही हैं, नहीं हैं, ऑथेंटिक हैं कि नहीं हैं? अच्छा, एक चीज़ जो बहुत ज़रूरी है, चाहे हम दुनिया में कोई सी भी चीज़ IT के ऊपर बात करें, तो आपका कोर चीज़ जो है वो इज़ योर डेटा। मैं AI के ऊपर लोग बात करते हैं, AI एजेंट्स के ऊपर बात करी, सब चीज़ें कर रहे हैं। मेरा सवाल ये है कि जी हाउ श्योर यू आर कि AI को जो डेटा दिया गया है वो सही है? क्योंकि AI जो भी फैसले करेगा वो डेटा पे करेगा, और अगर खुदा ना खास्ता उसको गलत डेटा दे गया और उसने गलती कर दी तो उसकी जिम्मेदारी किसकी है? मेरा सबसे बड़ा सवाल ये है। अगर AI को जो डेटा दिया गया उसमें गलत आ गया है और उसने गलती से वो डिसीजन दे दिया, तो हु इज़ रिस्पॉन्सिबल? क्या हम AI को रिस्पॉन्सिबल बनाएंगे? नहीं, हम इसको कहते हैं ह्यूमन इन लूप। ह्यूमन ने उस रिज़ल्ट को चेक करना ज़रूरी है। कुछ चीज़ें आप AI को देंगे, मिसाल अपने ईमेल्स की, कि नॉर्मल ईमेल्स हैं, मेरे जवाब उसको खुद दे दिया करो। एक ईमेल पे आता है कि जी ट्रांजैक्शन की अप्रूवल देनी है, क्या मैं ऑटोमेट करूँगा? एक ईमेल पे आता है कि जी मेरी यूज़र ID पासवर्ड क्रिएट करनी है, कि मैं AI को ऑथराइज कर दूंगा? ये ह्यूमन इन लूप है। तो आपने ये जज करना है कि कौन सी चीज़ AI से करवानी है और कौन सी चीज़ AI से करवाने के बाद उस पर चेक एंड बैलेंस भी रखना है। दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। अब
सेटेलाइट एनालिटिक्स, ये सारी चीज़ें आ रही हैं, आपकी सारी विजन्स ऑनलाइन देख रहा है, बिल्डिंग की हालत देख रहा है, बिल्डिंग की चीज़ें देख रहा है। अगली स्लाइड में हम उसके ऊपर बात करेंगे कि बिल्डिंग का विजन वो किस तरह से ले सकता है। 3D कैमराज आ गए हैं, IoTs के ऊपर सेंसर्स आ गए हैं, उसने बिल्डिंग की मेंटेनेंस के बारे में देखना है। अभी जब भी मैंने अभी पिछली इसमें हो रहा था, AI एजेंट कर दिया है, वो बायलॉज के मुताबिक बना है कि नहीं बना, वो एजेंट सारी चीज़ें बता देगा। एंड इट्स अ वेरी गुड थिंग विच आई एम रियली इम्प्रेस्ड अबाउट दैट। यील्ड, नेगोशिएशन, AI एजेंट आपके ब्याप पे आपने अगर उसको कुछ चीज़ें डिफाइन कर दी कि जी इतने से इतने % तक का डिसीजन आप ले सकते हैं, यू डू नॉट नीड एनी ह्यूमन इंटरवेंशन इन बिटवीन, बिकॉज आपने उसको क्या कहा, इजाज़त दी। किस तरह से दी, AI एजेंट है। एफिशिएंसी आपकी, इसलिए आपकी क्या कर रहा है, आपकी रिडक्शन कर रहा है। किस चीज़ में कर रहा है, आपकी ओपेक्स की कॉस्ट में कर रहा है। 4 आदमी रखने के बजाय मैं अगर 2 एजेंट रख लूँ, ये वाले 24/7, मुझे क्या फ़ायदा होगा। इसकी एजेंट की एक फ़ीस होती है, जब AI एजेंट इस्तेमाल करते हैं तो उसकी 1 महीने की सब्सक्रिप्शन की फ़ीस होती है। मैं 4 या 6 लोग रख रहा हूँ, उसकी जगह 2 आदमी मेरे काम कर रहे हैं और 24/7 मिल गए हैं मुझे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है उसके अंदर कि जी मैं बात पर एक ही जुमला बार बार बोलूँगा, ह्यूमन, उसका चेक एंड बैलेंस कौन रखेगा, वो इंसान ही रखेगा। उसकी गलती का जिम्मेदार इंसान ही होगा। उसको देखना कि वो सही फैसले ले रहा है, नहीं कर रहा, गलत कर रहा है तो क्यों कर रहा है, कौन सा डेटा उसके पास गलत आ गया है, किस वजह से आ गया, ये काम किसका है, इंसान का है। अब बात करते हैं साइबर सिक्योरिटी की। मैं बार बार एक जुमला इस्तेमाल कर रहा हूँ, डेटा 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 डेटा, बहुत दफ़ा करा। हम एक ज़माने में सुनता आए थे वर्ड कि जी डेटा जो है वो ऑयल है, डेटा इज योर ऑयल। दिस इज माई परसेप्शन। AI के आने के बाद मैं समझता हूँ अब डेटा ऑयल नहीं रहा, डेटा जो है वो वाटर हो गया है। डेटा इज नाउ वाटर स्प्रेडिंग। बारिश जब होती है, पानी फैलता है, तो क्या हम किसी चीज़ उस रोग को रोक पाते हैं? तो यही हाल हमारा है। डेटा इज नाउ स्प्रेडिंग लाइक अ वाटर। और जब डेटा स्प्रेडिंग लाइक अ वाटर, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें मिक्सअप हो रही हैं। तो एट द एंड ऑफ द डे हम घर में, हमारे पास जो सप्लाई आ रही होती है, हम उस पानी को पीने के लिए नहीं इस्तेमाल करते, उसके लिए सेपरेट पानी लाते हैं। क्यों? हमें पता है वो डेटा साफ़ नहीं है, एक्सप्लॉइट हुआ है, उसकी एक्सफिल्ट्रेशन, हम टेक्निकल लैंग्वेज में कहते हैं एक्सफिल्ट्रेशन हुई है, कि उसमें कुछ जरासीम कहीं से ऐड हो के हमारे पास पहुंच रहे हैं। ठीक है, तो उसकी प्रोटेक्शन करना। अब उसके लिए अगर मैं साइबर सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, तो मेरा आपसे एक सवाल है, सबसे वीकेस्ट और सबसे मजबूत तरीन साइबर सिक्योरिटी आपकी नज़र में क्या है? लोग कहते हैं जी फायरवॉल लगा लो। एवरीवन अंडरस्टैंड व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट? फायरवॉल लगा लो कंपनी के उसके ऊपर। मेरा यहाँ थोड़ा सा इख्तिलाफ है। मैं कहता हूँ आपका सबसे वीकेस्ट लिंक जो है वो इंसान है, और आपका सबसे मजबूत तरीन हथियार भी कौन है? इंसान है। अब क्यों? आप बहुत सारी चीज़ें देख रहे होंगे, माशाल्लाह से आप लोग सब बैंकिंग की डिवाइस इस्तेमाल करते हैं, ऑनलाइन बैंकिंग इस्तेमाल करते हैं, उसमें बहुत सारी चीज़ें आ रही होती हैं आपके पास। क्लिक को इस्तेमाल ना करें, चीज़ों का ना करें, सब चीज़ें करें, ये क्या हैं? तो इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरी ह्यूमन टू अंडरस्टैंड बेसिक साइबर सिक्योरिटी, नॉट ओनली टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स बट फॉर देयर ऑर्गेनाइजेशन फॉर whom they are working एक्चुअली। अच्छा, इसकी मिसाल ये लोगों को भी ये नहीं पता, मैं एक ट्रांजैक्शन कर रहा हूँ, मैं एयरपोर्ट गया, पब्लिक वाईफाई पे मैंने कनेक्ट कर दिया। अब लोगों को पता नहीं है, लेकिन उस पब्लिक वाईफाई पे आपकी यूज़र आईडी और पासवर्ड जो आपने दिया है वो एक्सपोज कहीं और जाके भी हो सकता है। बट वी नीड टू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स, हम इसको कहते हैं अवेयरनेस। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो आईटी को और एआई को लाना चाहता है, सबसे पहली चीज़ ये कि आपके लोग उसके लिए तैयार हैं कि नहीं है। आप टेक्नोलॉजी लेके आ जाएं और लोगों को उसको इस्तेमाल का तरीका और कुछ चीज़ों के बारे में पता ना हो तो कोई फ़ायदा नहीं। इसकी मिसाल मैं बहुत आराम से देता हूँ। मैं एक ऑटोमेटिक गाड़ी ले आऊँ
और मेरे पास जो पुराना ड्राइवर था जिसको मैनुअल चलानी आती, मैं उसके हाथ में ये गाड़ी दे दूं, क्या हाल होगा गाड़ी का मेरे। मुझे क्या करना है, या तो उस ड्राइवर को मैं अपडेट करूं कि जी तुम्हें ऑटोमेटिक चलानी है, अब इस तरह से चलानी है, वो चलाने का तरीका डिफरेंट था, अब ये चलाने का तरीका डिफरेंट है, या मैं दूसरा आदमी ऑल टुगेदर रखूं। ठीक है, तो यही मैं बात कर रहा हूं कि एआई को भी चलाना है। एआई के साथ साथ अब नए थ्रेट्स आ गए हैं। अब एआई के ऊपर आपने बहुत सुना होगा वॉइस क्लोनिंग, डीप फेक, ऑरेकल अटैक्स, डीडॉस अटैक्स, ये बहुत सारी चीज़ें। मैं सब चीज़ें टेक्निकल चीज़ों पर इसलिए नहीं जा रहा हूँ क्योंकि फिर वो बहुत लंबा सेशन हो जाएगा। तो ये चीज़ों को समझना ज़रूरी है, और इसी के पेश नज़र रखते हुए पाकिस्तान सिक्योरिटी फ्रेमवर्क, जो मैंने यहाँ नाम दिया पाकिस्तान सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स, ये पिछले साल इस्टेब्लिश हो गया है। YSCCP, एवरी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नीड्स टू फॉलो दीज थिंग्स। इसकी जो फ्रेमवर्क्स और गाइडलाइंस हैं वो फॉलो करने हैं, और ये फॉलो जो कर रहे होंगे वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं, जिसमें FIPS एक स्टैंडर्ड है जो बताता है कि आपका डेटा जब एक जगह से दूसरी जगह जा रहा हो तो उसको मैंने इनक्रिप्ट कैसे करना है। ठीक है, फिर ISO के स्टैंडर्ड्स हैं। ये आपके बात आता है रिस्क। आपने अपनी ऑर्गेनाइजेशन के वाइल यूजिंग दीज टेक्नोलॉजीज रिस्क फैक्टर देखने हैं। अभी ये वाक़या हुआ कराची में, इतना बड़ा वाक़या हुआ, सब चीज़ें हुई, अल्लाह की मर्ज़ी, हमारी भी कोताहियाँ थी, लेकिन क्या हमने उस बिल्डिंग को बनाने के बाद उसके रिस्क फैक्टर्स को कैलकुलेट किया था? नहीं किया था। ये मैं आगे की स्लाइड में बात कर रहा हूँ। अब सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? ठीक है, आगे दोबारा ट्रांसपेरेंसी। अब मेरा बाहर का इन्वेस्टर मेरे पास अगर यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहता है टोकनाइजेशन के थ्रू, उसका ट्रस्ट मैं कैसे बिल्डअप करूँगा? आई एम गोइंग टू बिल्ड दैट ट्रस्ट। FBR की कंप्लाइंस कैसे पूरी करूँगा विद रेफरेंस टू टैक्स, विद रेफरेंस टू उसको कैसे मैं यकीन दिलाऊंगा कि जो वो पैसे टोकन पे या चीज़ों पे जो कर रहा है वो उसके पैसे महफूज हैं, वो जिस वक्त दिल चाहे अपनी पैसों को लिक्विडेट कर सकता है, उसको 6 महीने या 3 महीने इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है, या उसको कहा जाए जी आप पाकिस्तान जब आएंगे खुद हाजिर होंगे तो ही आपकी प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र हो सकती है, आप बेच सकते हैं, वरना नहीं बेच सकते। इसी चीज़ की बात कर रहा हूँ, इज़ द बिगेस्ट फ्रिक्शनल पॉइंट। और अभी जैसे हमने कहा, हमने कभी पैनल में बात हो रही थी ई-कॉमर्स पे, दिस इज़ पार्ट ऑफ योर ई-कॉमर्स थिंग, यू कैन से दैट। टोकनाइजेशन करेंगे तो आपके पास फॉरेन फंडिंग आनी शुरू हो जाएगी, लेकिन उसके लिए हमें सबसे पहले क्या बिल्ड करना है? एक ट्रस्ट बिल्ड करना है। ठीक है, वो ट्रस्ट के पीछे की 2 स्लाइड्स थी कि AI का इस्तेमाल बताना है। पाकिस्तान में नेशनल AI पॉलिसी बन चुकी है, उसकी गाइडलाइंस हैं, हमें उसके मुताबिक काम करना है। साइबर सिक्योरिटी के ऊपर पाकिस्तान के स्टैंडर्ड सिक्योरिटी फ्रेमवर्क है, हमने उसको अपनाना है। और दुनिया के जो बड़े बड़े फ्रेमवर्क्स हैं जो पूरी दुनिया में लोग टोकनाइजेशन के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, हमने उसको अपने इस्तेमाल में लाना है। लेकिन हमसे ऐसे डायरेक्ट इस्तेमाल में तो नहीं ला सकते ना, हमें लोगों को तैयार करना है। न सिर्फ खुद तैयार होना है, हमारे साथ जो लोग काम कर रहे हैं उनको तैयार करना है, और आम पब्लिक अब हमसे ज़्यादा नॉलेजेबल है। क्यों? उनके पास सारी इन्फॉर्मेशन मौजूद है। वो हर चीज़ सबसे पहले क्या देखते हैं? इंटरनेट पे देख रहे होते हैं। और इंटरनेट पे अगर हमारी रेटिंग सही आ रही होगी, हमारा ट्रस्ट दिख रहा होगा, तो लोग किसके पास आएंगे? हमारे पास आएंगे। ये कुछ टेक्निकल जाम्स हैं स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स के ऊपर। प्रॉपर्टी यील्ड, रेंट कलेक्टेड, FBR ट्रेजरी, मैंने एक मिसाल दी है प्रोग्राम की शील्ड बना के कि इस तरह से आपकी पूरी सेटलमेंट ऑनलाइन हो जाएगी। अब सबसे बड़ा चैलेंज क्या है हमें? अभी कुछ पुराने चीज़ नाम सुने मैंने यहाँ पे कहा लोगों ने, IoT इज़ इंटरनेट ऑफ थिंग्स, लेकिन IoT की भी अपनी वल्नरेबिलिटीज़ हैं। मैं सेंसर्स लगाता हूँ, चीज़ें करता हूँ, सबके बारे में कर रहा होता हूँ। IoT का एक, और मैं आपको एक मज़ेदार चीज़ बताऊँ, इंटरनेशनली एक स्कैन करा गया था वर्ल्ड वाइड कि जितनी IoT हैं और वो इंटरनेट से कनेक्टेड हैं, दोज आर ऑल वल्नरेबल। अच्छा, वो वल्नरेबल कैसे हैं? होता क्या है कि हमने एक डिवाइस तो ले ली और उसका एक यूज़र ID पासवर्ड होता है एडमिन। वो जो डिफ़ॉल्ट है हमने डिफ़ॉल्ट ही रहने दी, हमने उसको चेंज करने की जहमत तक नहीं करी। मैं गया
मैं कनेक्ट हो गया, अब लोग परेशान, भाई आपने अपना डिफ़ॉल्ट पासवर्ड तो चेंज ही नहीं किया, जो एक फैक्ट्री की सेटिंग के साथ आया था वही पासवर्ड आपने नहीं दिया। तो वल्नरेबिलिटी या इसकी जिम्मेदार कौन है? इंसान है जिसने लगाया, मशीन तो नहीं है ना इसकी जिम्मेदारी, मैं डिवाइस को तो नहीं कर सकता। पासवर्ड चेंज करने का इख्तियार किसके पास है? इंसान के पास। दैट्स व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। IoT सेंसर्स लगाएं। अच्छा, एक चीज़ इसमें बड़ीदार लिखी, डिजिटल ट्विन। हाउ मेनी ऑफ यू अंडरस्टैंड व्हाट द डिजिटल ट्विन इज ऑल अबाउट? दिस इज द न्यू थिंग। एवरीवेयर, स्टेट में जाएं, कंस्ट्रक्शन में जाएं, डिजिटल ट्विन की बात हो रही है। यू कैन यूज़ IoTs, यू कैन यूज़ सैटेलाइट इमेजरीज। अभी जैसे मैंने सेक्शन में ये भी बात कर रहे थे कि जी पंजाब में मैंने सुना, मेरी भी पंजाब लोगों से बैठे होते कि दे आर यूजिंग इमेजरी। आप सैटेलाइट के थ्रू इमेजरीज लेते हैं, वर्ल्ड वाइड ये काम हो रहा है। एंड द पीपल, अभी आपका प्रोजेक्ट लॉन्च नहीं हुआ, आपने लैंड की पूरी इमेजरीज लेके आपने पूरी दिखा दी और उसकी वेरिफिकेशन दे दी और उसको एक चीज़ कहा इस पर पूरी लैंड की वेरिफिकेशन मुझे दिखा दो। इट कैन बी डन। पहले ये करने में आपको एक मैनुअल मैप बनाना है, चीज़ें करनी है, वेरिफिकेशन करनी है, इट विल टेक टाइम, बट विद द हेल्प ऑफ दीज टेक्नोलॉजीज दिस कैन बी डन इन आवर्स एंड डेज इंस्टेड ऑफ months. That's what I'm talking about, the digitalization factor. ठीक। अच्छा, डिजिटल ट्विन इसकी मिसाल ये है कि जी मैं बीमार हुआ, मेरा सारा रिकॉर्ड डॉक्टर के पास पहले से मौजूद है, मेरे ब्लड प्रेशर की रिपोर्ट सारी, तो मेरा क्या वो मेरा रिकॉर्ड जो है वो डिजिटल ट्विन है। जब मैं उसके पास जाऊँगा तो मुझे अपनी सारी चीज़ें बताने की ज़रूरत नहीं है। आजकल डॉक्टर क्या करते हैं, सबसे पहले ये कहते हैं कि रिपोर्ट दिखाओ। अगर उसकी डेस्क पे वो पहले से रिपोर्ट मौजूद होगी, वो सब पढ़ चुका होगा और मैं पढ़ूँगा तो मुझसे वो जेनरिक सवाल करेगा, मेरे ब्लड प्रेशर के बारे में नहीं पूछेगा, मेरे ब्लड टाइप के बारे में नहीं पूछेगा। आई कैन रिड्यूस ऑल दैट टाइम एंड टॉक अबाउट सम अदर थिंग्स। दैट्स व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। डिजिटल की मिसाल मैंने इस तरह से दी कि बिल्डिंग में अगर IoTs लगी हुई हैं और उसके अगेंस्ट आप उसको अगर मेंटेनेंस के लिए भी इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आपको मालूम है कि एक वाटर लीक हुआ है, मैनुअल वाटर लीक ढूंढने में आपको 24 घंटे लग गए, वो आपको 10 मिनट में बता देगा कि मैनुअल वाटर लीक कहाँ है। और यही नहीं, और आपके अगर जो सप्लायर्स हैं उनके साथ भी कनेक्टेड है, उनको मैसेज भी चला जाएगा कि भाई आओ इतने टाइम फ्रेम में करोगे, हमारा SLA तुम्हारे साथ ये है, तुमने इतने टाइम फ्रेम में नहीं करा तुम्हें ये पेनल्टी लगेगी। लाइक ऑल दीज थिंग्स कैन बी डन कि आपका बिल्डिंग मेंटेनेंस वालों के साथ क्या ताल्लुक बना हुआ है। अब अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं? लोग कह रहे हैं यार ये तो टेक्नोलॉजी की बात कर रहा है, इतनी इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा है, सारी चीज़ें कर रहा है, कह रहा है IoT लगा लो, सैटेलाइट की बात कर लो, साइबर सिक्योरिटी कर लो, ठीक है, बट व्हाट आर द अपॉर्चुनिटीज़ हो भैया? ये मैंने कुछ वैल्यूज़ दी हैं और ये वैल्यूज़ मैं नहीं बात कर रहा हूँ, ये इंटरनेशनल वेबसाइट्स हैं, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, विकीपीडिया, दे आर दी वेल नोन वेबसाइट्स। मैंने इसके आखिर में रेफरेंस भी दिए हैं इन वेबसाइट्स के कि मैं ये अपनी ज़बान नहीं बात कर रहा हूँ, ये डेटा मैंने उन वेबसाइट से उठाया है विच आर ऑथेंटिक। ठीक है, अभी बात करी लोगों ने रेजिडेंशियल प्लॉट की, तो मैं कहता हूं कि भाई पायलट फेज पाकिस्तान की स्ट्रेटजी फ्रॉम माय पर्सपेक्टिव, और ये जो मुझे भी नज़र आ रहा है वो ये है कि जी टोकनाइजेशन, रेजिडेंशियल डेवलपमेंट, मैच्योरिटी 2030 कि डिजिटल REITs आपके पास होंगी तो आपका वॉल्यूम ऑफ बिजनेस एक्सपैंड होगा। देयर इज़ नो अदर वे अराउंड जिससे आप ट्रस्ट हासिल कर सकें, न सिर्फ अपने मुल्क के लोगों का बल्कि बाहर रहने वाले लोगों का। तो उसमें सिर्फ मैं ओवरसीज़ पाकिस्तान ही नहीं, बाहर का कोई इन्वेस्टर भी जितनी उसकी ताकत होगी वो इन्वेस्ट करता है। एक 50 बिलियन की प्रॉपर्टी है, मैं $500 खर्च करना चाहता हूँ, टोकनाइजेशन के थ्रू मैं कर सकता हूँ। दैट्स द रियल एडवांटेज। तो इसमें फ़ायदा आप बिल्डर्स को क्या है कि पहले आप मोटे इन्वेस्टर्स ढूंढते थे, अब आपको 500 मिलियन के लिए 10-12 नहीं ढूंढने, 40-50 हज़ार भी $500 मिल गए तो आपका काम शुरू हो जाएगा। दैट्स व्हाट द टोकनाइजेशन हेल्प्स यू ऑल अबाउट। बट उसको करने के लिए वो भी AI और साइबर सिक्योरिटी के मेजर्स क्या लिए हुए हैं वो करना, उसको समझना ज़रूरी है। तो मैं जो मैसेज जो दे रहा हूँ कि जी अब डेवलपर्स को या बिल्डर्स को जो भी अपने प्रोजेक्ट कर रहे हैं, साइबर सिक्योरिटी को अपना ओढ़ना बिछोना बनाना पड़ेगा। अगर इस टेक्नोलॉजी में जाना है, लोगों को समझाना पड़ेगा, लोगों को जो आपके ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं उनको बताना पड़ेगा, उनको एक अवेयरनेस देनी पड़ेगी, बहुत ज़रूरी है। अब रिस्क की बात कर रहे हैं, मैंने ये स्लाइड लास्ट में बिल्कुल शामिल करी थी जब ये वाक़या हुआ। आई वांटेड टू इंक्लूड दिस स्लाइड, रिस्क एंड मिटिगेशन।
हमें रिस्क का पता ही नहीं है तो मिटिगेट कैसे करेंगे? हमने कभी सोचा ही नहीं कि जी इस बिल्डिंग को बनाने के बाद क्या रिस्क फैक्टर्स हो सकते हैं। कोविड आया, किसी ने सोचा था? 9/11 पे बम फटा, किसी ने सोचा था? गुल प्लाजा में भी आग लगी, किसी के जहन में था? कुछ चीज़ें थी, कुछ चीज़ें नहीं थी। बट वी शुड लर्न फ्रॉम आवर मिस्टेक्स। अब ये चीज़ अगर कहीं और हो और हम उसके बावजूद अगर उन चीज़ों को मिटिगेट करना नहीं सीखे तो वी आर लूजर्स फ्रॉम माई परस्पेक्टिव। रेगुलेटरी, अब देयर आर सो मेनी रेगुलेशंस पाकिस्तान के अंदर। जैसे मैंने आपको बताया, पाकिस्तान सिक्योरिटी फ्रेमवर्क आ गया है, वो कहता है डेटा की इंक्रिप्शन के ऊपर काम करें, इस तरह से काम करें, फायरवॉल लगाएं, यूज़र आईडी के पासवर्ड पे ड्यूल फैक्टर ऑथेंटिकेशन हो, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन हो, ईमेल आपका ये हो, आपका जो डेटा है जो यहाँ पड़ा हुआ है वो पाकिस्तान में रहे, पाकिस्तान से बाहर ना जाए। इसको हम कहते हैं डेटा प्राइवेसी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप एक डेवलपर हैं, बहुत बड़ा काम है, आपका 30,000 लोगों का डेटा मौजूद है जिसमें उनका सबसे इंपॉर्टेंट डेटा उनका NIC नंबर है। अगर वो लीक हो गया, इट कैन बी मैनिपुलेटेड। उसको सिक्योर कैसे करना है, दैट्स व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। और उसमें सबसे बड़ा आपका वीकेस्ट पॉइंट जो है वो कौन है? आपके अपने लोग हैं, हम लोग हैं, ह्यूमन हैं। जाने अनजाने में गलती कर गए और उसको ब्लेम करना कि जी IT का मसला था, AI का मसला था। नहीं, ये IT का और AI का मसला नहीं था, ये हमारी नासमझ थी। मैंने भी एक एग्जांपल दी, एयरपोर्ट के वाईफाई पे कनेक्ट कर लिया, मेरे पास एक लिंक आया, मैंने लिंक को क्लिक कर लिया। अननोन लिंक्स को मैंने क्लिक नहीं करना है, चीज़ों को समझना है। जब तक अगर मैं कर रहा हूँ तो मैं अपने लिए भी कर रहा हूँ और अपने आने वाले लोगों के लिए भी थ्रेट फैला रहा हूँ। वैल्यूएशन, लीगल लिक्विडिटी गैप्स खत्म हो जाएंगे, टेक एक्सप्लॉइट्स आ जाएंगे। लाइक दीज आर द माय 4 मेन पॉइंट्स। सबसे ऊपर के 2 पॉइंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मेरी नज़र में। रेगुलेटरी ड्रिफ्ट नहीं आएगा जब तक ट्रस्ट कायम नहीं होगा। और इसके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह जो मेरी अपनी मालूमात है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इज टेकिंग इनिशिएटिव। AI के ऊपर तकरीबन 10,000 या 1 लाख से ऊपर के लोगों की ट्रेनिंग के ऊपर उन्होंने कर दिया है। AI वीक शुरू होने वाला है। SECP और ऑलरेडी जनवरी 2026 में टोकनाइजेशन के ऊपर काम कर दिया है। पाकिस्तान की नेशनल AI पॉलिसी आ गई है, फ्रेमवर्क्स पे काम होना शुरू हो गया है। SECP की तरफ से सारे प्राइवेट लिमिटेड के ऊपर ये रेगुलेट कर दी जाएगा कि सिक्योरिटी इज़ नॉ एसेंशियल पार्ट ऑफ एवरी ऑर्गेनाइजेशन। क्योंकि हमने अगर इस पर डिजिटलाइजेशन पे जाना है और अपना आप को आगे बढ़ाना है और बगैर साइबर सिक्योरिटी के अगर हम कर रहे हैं तो इट्स अ बिग थ्रेट टू अस। लोगों का ट्रस्ट हमारे ऊपर कायम नहीं होगा। ये कुछ इंटरनेशनल बेंचमार्क्स मैंने दिखाएं, द प्लेबुक, कि जी उन्होंने करा, सिंगापुर में क्या कर रहे हैं, जापान में क्या कर रहे हैं, दुबई में क्या हो रहा है, ठीक है, ये सारी हो रहे, और तंजानिया के ऊपर क्या हो रहा है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको, टोकनाइजेशन का इस्तेमाल किस लेवल पे हो रहा है और क्या वो इस कद कर रहे हैं। अब पाकिस्तान क्या कर सकता है? एक्रीडिएटेड फर्स्ट, SECP ने पहला कदम उठा दिया, FBR कर, नाउ वी नीड टू स्टार्ट मेकिंग समथिंग। अच्छा, एंड आई हैव हर्ड कुछ लोगों ने माशाल्लाह से इसके ऊपर काम किया, कुछ लोगों ने टोकनाइजेशन के ऊपर पाकिस्तान पे बिल्डअप किया, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे भी काम किया, लेकिन वही वाली बात थी कि उस वक्त कंप्लाइंस और स्टैंडर्ड्स गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से इतने सपोर्टिव नहीं थे, तो उनको वो कामयाबी नहीं मिल सकी जो मिलनी चाहिए थी। लेकिन नाउ इट्स अ डिफरेंट एरा, इफ़ यू डू दीज थिंग्स, इंशाल्लाह जो मैं समझता हूँ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इज़ नॉट टेकिंग फुल इनिशिएटिव फॉर डिजिटलाइजेशन एंड काफ़ी मेजर्स ले रहे हैं, ठीक है। मार्केट एवोल्यूशन 40% ट्रस्ट, यानी अगर आप ये करते हैं तो मेरी नज़र में आपकी मार्केट वैल्यू क्या होगी? 40% इंक्रीज कर जाएगी विद रेफरेंस टू व्हाट? इंस्टीट्यूशनल ट्रस्ट। हर इदारे का अपना एक ट्रस्ट है, जब वो करेगा 40% बढ़ जाएगी और आपकी लिक्विडिटी का जो प्रीमियम है वो क्या होगा? इंक्रीज हो जाएगा। कैश फ्लो जब आपका बढ़ेगा तो आपको चीज़ों को काम करने में आसानी हो। विजन फ्रॉम नाउ 2026 टू ऑनवर्ड, one market, global trust. Why are you waiting only for Pakistan audience? If you go for tokenization, we can open worldwide with market. Investor in London buying a slice of Karachi skyscraper as easily as stock on the PSX. Simple example. And we can do that thing. Rest of the world is doing, why not Pakistan? That's my question is all about. If a world has a fast capital, is your portfolio still stuck? हम तक पुराने ज़माने में क्यों हैं? हमें पुराने ज़माने से निकल के नई टेक्नोलॉजी की दौड़ में आना है, वरना हम बहुत पीछे रह जाएंगे।
लेट्स बिल्ड द फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान वन टोकन एट अ टाइम। एक टोकन तो बेचना सीखे हम लोग अपनी बिल्डिंग का, चाहे 5 रुपये का बेचें, 500 का बेचें, 5000 का बेचें, 5 लाख का बेचें, 50 करोड़ के बजाय। वी नीड टू लर्न दैट थिंग फर्स्ट ऑफ ऑल। छोटे छोटे स्टेप लेंगे, वी कैन गो ऑन अ बिगर साइड। लेट्स बिल्ड द फ्यूचर पाकिस्तान 129। प्रॉपटेक ने जो काम करा इसके ऊपर थोड़ी सी बात करी है मैंने। ये कुछ चीज़ें हैं, अगर कोई स्लाइड्स लेना चाहे तो मैंने जितनी बातें करी हैं उनके ऊपर उसके कॉन्सेप्ट का दिया हुआ है मैंने। फिर रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स पाकिस्तान के और ग्लोबल फ्रेमवर्क्स आप क्या अप्लाई कर सकते हैं टू अचीव दोज थिंग्स, उसके ऊपर मैंने बात करी है, ताकि आप लोगों को पता रहे कि जी मुझे अगर काम करना है तो कौन से फ्रेमवर्क्स पाकिस्तान के लागू होते हैं और कौन से इंटरनेशनल फ्रेमवर्क्स लागू होते हैं। क्योंकि जब आप इंटरनेशनल ऑडियंस को करेंगे सिर्फ पाकिस्तान नहीं, आपको इंटरनेशनल फ्रेमवर्क्स को भी एम्बेड करना पड़ेगा जो उनके फ्रेमवर्क्स हैं। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच जी, दैट्स ऑल अबाउट फ्रॉम नाउ। एनी क्वेश्चंस प्लीज मोर देन वेलकम।